हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का कोजीरो आर्क चैप्टर 138 फेयरवेल कोजीरो से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 138 में क्यूसाको और कानेमाकी का सामना फूडो से होता है, जो सीधा क्यूसाको के घर की तरफ आ रहा है। फूडो को देखते ही कानेमाकी की फट जाती है। वहीं क्यूसाको तुरंत ही सर झुका लेता है। फूडो कानेमाकी को देख आगे बढ़ जाता है। वो कुछ बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है। क्यूसाको तुरंत ही समझ जाता है कि वो ओरिन को लेने आया है। क्यूसाको की तो जैसे जान ही निकल जाती है। फूडो सीधे क्यूसाको के घर के अंदर झांकता है, जहां उसकी बीवी ने अपने सभी बच्चों को अपने पीछे छुपा रखा हुआ है। फूडो के पीठ में कट के घाव देख दोनों के ही दिल जोरों से धड़कने लगते हैं। कानेमाकी की फटी पड़ी है, क्या वो ये कर सकेगा? उसके कट के निशान उसका डर और भी बढ़ा रही होती है कि फूडो तेजी से तलवार निकाल पलटता है। कानेमाकी वहीं जम जाता है, इतना कि सांस भी नहीं ले पा रहा है। फूडो उसका डर भांप लेता है और वो बाहर आ जाता है। क्यूसाको देखता है कि कानेमाकी की सांस ही नहीं चल रही है और बड़ी कोशिश करने के बाद कानेमाकी की सांस आती ही है कि वो घुटनों पर गिर जाता है। फूडो घर के पीछे टॉयलेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ भी ओरिन नहीं, उसका भाई है। ये देख फूडो वापस मैदान में आ जाता है। वो सूंघकर ओरिन को ढूंढने की कोशिश भी करता है, जो उससे डरकर घासों के बीच छिपी हुई है। अपनी सांस से दबाए फूडो को कुछ सुराग नहीं मिलता तो वो वापस लौट जाता है। वहीं ओरिन की तो डर से हालत खराब थी और फूडो के जाते ही वो राहत की सांस लेती है। वहीं कानेमाकी की थोड़ी देर में सांस आती है। उसे लगा कि जैसे वो मारा जाएगा। क्यूसाको भी समझ गया कि कानेमाकी कुछ नहीं कर पाएगा और वो ओरिन को ढूंढने जाने लगता है। कुछ देर बाद क्यूसाको और कानेमाकी फिर बैठते हैं। वो समझ गए हैं कि कानेमाकी के लिए फूडो को मारना इम्पॉसिबल है। वो तो अब तक कांप रहा है। क्यूसाको उसे शांत करने के लिए ड्रिंक ऑफर करता है और वो कहता है कि आज रात हम उसे मार देंगे। क्यूसाको को यकीन नहीं होता कि वो क्या सुन रहा है। कानेमाकी फिर कहता है कि वो आज फूडो का खेल खत्म कर देगा। क्यूसाको को तो जैसे नई उम्मीद मिल जाती है। कानेमाकी के लिए किसी के बच्चे को छीनना माफी के लायक नहीं है। वो और भी ड्रिंक लेता है, शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी ड्रिंक होने वाला है। वो खुद भी जानता है कि आज उन्हें होश में ही रहना होगा। क्यूसाको समझ गया है कि ये पूरा आइडिया ही बेवकूफी थी। वो हमेशा से ही बाहर ही रहा है, इसलिए गांव वालों ने यही डिसाइड किया था। ये गांव वालों की प्रॉब्लम है। कानेमाकी फिर कहता है कि कोजीरो उसके लिए सब कुछ है, इसलिए वो ये समझता है कि क्यूसाको कैसा महसूस कर रहा है। वो ऐसा नहीं होने दे सकता। क्यूसाको इसके लिए कानेमाकी का शुक्रगुजार भी है, लेकिन साथ ही उसने ये भी देख लिया है कि फूडो ने बस कानेमाकी को घूरकर देखा ही था कि कानेमाकी की सांसें रुक गई थी। इससे एल्डर या गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने देखा कि कैसे कानेमाकी कोजीरो को बार बार उनके घर पर छोड़ देता था। कानेमाकी फिर कहता है कि उसने सारी जिंदगी स्वॉर्ड के लिए गुजारी है और वो कोशिश करेगा कि वो फूडो को मार दे। उसने स्वॉर्ड को शिद्दत से चाहा है। उसने यही सोचा कि कैसे दूसरों को हराया जा सके और जब इसकी जरूरत है तो उसे यहीं रुकना होगा। उसकी स्वॉर्ड में भले ही जंग लग गया है और उसकी स्पिरिट बिखर गई है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा कि वो फूडो को मार दे। इसके लिए क्यूसाको को बस कोजीरो को अपनी फैमिली में जगह देनी होगी। आज क्यूसाको के सामने कानेमाकी ने पहली बार दिल से बात की है और आज उसका सारा कंफ्यूजन दूर हो चुका है। वो लड़ेगा, जिसके लिए वो घर पर छुपाई तलवार निकालता है। उन्हें देख कानेमाकी को झटका सा लगता है। वो उन तलवारों की धार फिर तेज करने लगता है। उसे याद है कि कैसे रोते हुए कोजीरो स्वॉर्ड को छूते ही चुप हो जाया करता था। उसे शायद याद नहीं, लेकिन वो स्वॉर्ड को ही गले लगाकर सोया करता था। उसे अब शायद याद ना हो, लेकिन अब उसे उसकी तलवार मिलने वाली है और कानेमाकी उस तलवार के साथ अपना आखिरी मैसेज छोड़ अपने आखिरी सफर की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं समुद्र किनारे तिनकी और कोजीरो पानी में तैर रहे हैं। तिनकी को छोड़ कोजीरो फिर कहीं गायब हो जाता है, जिसे तिनकी फूड ढूंढने लगता है। आज उसे भी फूडो पर अटैक करना है, जबकि वहीं एक तितली का पीछा करते हुए कोजीरो एक गुफा में पहुंचता है, जहां ओरिन छुपकर रो रही है। कोजीरो को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वो पास जाकर देखता है, जहां ओरिन डरी हुई सी रो रही है। वो फूडो के पास नहीं जाना चाहती। फूडो आखिर उसके साथ क्या करना चाहता है? वो तितली ओरिन के ऊपर बैठ जाती है। ओरिन इससे बेखबर रो रही है कि अगर वो स्ट्रांग है तो क्या गांव वाले उससे लड़ क्यों नहीं रहे हैं? इतनी सारी लड़कियां पहले भी जा चुकी हैं। वो नहीं जाएगी, गांव वालों को लड़ना ही होगा। कि तभी रोते हुए ओरिन के कंधे पर कोजीरो हाथ रखता है। उसने हाथों में तितली दबाए रखी है, जो वो ओरिन के सामने कर देता है। कोजीरो का हंसता चेहरा देख ओरिन के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो रोने के अलावा क्या कर सकती है? कोजीरो कुछ नहीं समझता, लेकिन वो ओरिन के आंसू पोंछता है। उसे शांत करने की कोशिश करता है, उसे हिम्मत देने के लिए गले लगा लेता है। इससे ओरिन को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। कोजीरो वापस गुफा से बाहर आकर पानी में कूद जाता है और ओरिन वहीं रह जाती है। कुछ देर बाद टिनकी देखता है कि कोजीरो पानी में है। टिनकी कोजीरो को अपना प्लान साइन लैंग्वेज में बताता है कि वो आज हमला करेंगे, वो भी तब जब वो खाना खाकर सुस्त होगा। अगर वो ड्रिंक करेगा तो वो थोड़ा वेट करेंगे। कोजीरो को रिस्पॉन्ड करता देख वो कोजीरो की घर की ओर चले आते हैं, जहाँ अंदर आते ही कोजीरो देखता है कि
वहाँ एक स्वॉर्ड पड़ी है। तेनकी सीधे जाकर स्वॉर्ड उठा लेता है। इतनी शानदार स्वॉर्ड उसने आज तक नहीं देखी। आखिर ये है किसकी? शायद ये कोजीरो के पिता की ही होगी। कोजीरो उस स्वॉर्ड को छूते ही उसके स्वॉर्ड के साथ बिताए सभी पल याद आते हैं जब वो बचपन में स्वॉर्ड के साथ खेला करता था। ये उसके बचपन की सबसे प्यारी चीज थी। टेनकी को यकीन नहीं होता कि कोजीरो इतनी बड़ी स्वॉर्ड को कैसे हैंडल कर पा रहा है। आफ्टर ऑल कोजीरो उस लकड़ी के सहारे इसकी ही तो प्रैक्टिस कर रहा था और अब तेनकी को उम्मीद है कि वो जीत सकते हैं। उसकी उम्मीद अब यकीन में बदलती जा रही है और आज रात के लिए दोनों ही भरपेट खाना खाते हैं। आज वो फूडो को मार कर ही रहेंगे। तभी कोजीरो देखता है कि वहाँ एक लेटर भी पड़ा हुआ है जिसमें कानेमाकी ने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है, थैंक यू, जो उसके साथ हर अच्छे सुनहरे पलों के लिए है। छोटा मगर काफी। कानेमाकी गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है। वो उन्हें बताता है कि वो एल्डर की रिक्वेस्ट पूरी करेगा। वो आज फूडो को मार देगा। गोसुके कानेमाकी से उन्हें इकट्ठा करने का कारण पूछता है। कानेमाकी कहता है कि अगर वो फूडो को मारे बिना मर गया तो उन्हें ही बाकी का काम पूरा करना होगा, वरना उसकी मौत बेकार चली जाएगी। उन्हें बस झाड़ियों में हथियारों के साथ छुपे रहना होगा तब तक जब तक कि हम एक दूसरे को मार न दे। गोसुके इसके लिए एग्री है, लेकिन बाकियों में इतनी भी हिम्मत नहीं होती। गोसुके अपने वर्ड्स कानेमाकी को देता है। आखिर उसे भी अपने पिता का बदला फूडो से जो लेना है और क्यूसाकी भी एग्री है। एल्डर भी इसे अपनी फाइनल कंफर्मेशन दे देते हैं और सभी को तैयार होने के लिए कहते हैं, जबकि उसके मन में यही है कि अगर फूडो नहीं मरा तो वो छुपे रहेंगे और अगले दिन ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कानेमाकी उन्हें आधे घंटे में रेडी होने को कहते हैं और सब वहाँ से चले जाते हैं। वही कानेमाकी की हालत खराब है। उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो डरे हुए हैं। उनकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ी हुई है। वो अपने हाथ तक नहीं उठा पा रहे हैं और तो और चोट की वजह से वो तलवार भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो कुछ सोच ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि एल्डर अंदर हैं। उनका कंफ्यूजन दोबारा उन पर हावी होने लगा है, लेकिन कोई और है जिनका इरादा पक्का है, जो अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कोजीरो और तेनकी फूडो के घर की ओर निकल चुके हैं। कोजीरो की तलवार लंबी होने की वजह से उसकी तलवार जमीन पर घसीटने लगी है। ये देख पहले तो तेनकी को हंसी आती है, फिर वो कोजीरो की तलवार पर रस्सी बांध उसके कंधे पर पहना देता है, जो देखने में तो कूल लग रहा है। लेकिन एक और दिक्कत है, तलवार की इस पोजीशन में वो तलवार को जल्दी नहीं निकाल पा रहा है। इससे परेशान होकर तलवार को मयान से अलग कर कोजीरो उसकी मयान फेंक देता है, जो तेनकी को सही नहीं लगता। वो फिर कोजीरो को विश्वास दिलाता है कि आज वो नहीं मरेंगे, वो फूडो को मारकर वापस लौटेंगे और उसकी मयान वापस करता है ताकि इसमें स्वॉर्ड को फिर रखा जा सके। वो दोनों ही फूडो के घर के सामने खड़े हैं। उनकी धड़कनें गहरी हैं। तेनकी मौका देख तुरंत ही घर में आग लगा देता है, जो कुछ देर में पूरे घर में फैल जाती है और तेनकी जोर से चिल्लाने लगता है। ये देख फूडो भी बाहर आ जाता है कि तभी ब्लाइंड स्पॉट से तेनकी उस पर हमला करता है, जिससे फूडो जो कि एक्सपीरियंस स्वॉर्ड्समैन है खुद को बचा लेता है। तभी फूडो की नजरें लंबी से स्वॉर्ड पर पड़ती है, जो कि दूसरी तरफ कोजीरो लिए खड़ा है। वो कुछ बड़बड़ाते हुए वापस घर के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर में अपनी तलवार लिए वापस बाहर आता है। उसके बालों में लगी आग उसके लिए कुछ नहीं है, ऐसे उनके सामने बुझाते हुए फूडो कोजीरो से कहता है कि ये तलवार तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि ये मुझ पर सूट करेगी। तभी मौका देख तेनकी फूडो पर पीछे से हमला करता है। फूडो झट से नीचे झुक तेनकी को सामने की तरफ उछालकर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। वो उसे सिखाते हुए कहता है कि अगर तुम पीछे से हमला कर रहे हो तो चिल्लाना नहीं चाहिए। वो अपनी तलवार तेनकी के माथे पर रख एक गहरा कट लगा देता है। वहीं कानेमाकी बाकियों के पीछे लिए फूडो की घर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके कदम धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर भी गांव वाले शांत हैं। वो बार बार रुक रहा है। उन्हें अब तो ये एक गलती की तरह लग रही है। उन्हें कानेमाकी को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए था। क्यूसाको और गोसिको को कुछ समझ में नहीं आया। कानेमाकी को बार बार रुकना उन्हें भी नर्वस कर रहा है, जो कानेमाकी भी जानते हैं, क्योंकि वो खुद भी नर्वस हैं। वो खुद भी बुरी तरह से कांप रहे हैं। एक गांव वाला तो कानेमाकी पर पत्थर मार उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। ये देख क्यूसाके तुरंत ही कानेमाकी की तरफ भागता है और उसे दिखाता है कि फूडो के घर की तरफ से धुआं उठ रहा है, वहाँ आग लगी है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि तभी उन्हें एक चीख सुनाई पड़ती है। ये चीख सुन कानेमाकी की तो रूह कांप उठती है। ये आवाज तो एक बच्चे की है। आखिर वहाँ चल क्या रहा है? कानेमाकी का आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं कोजीरो के सामने फूडो तेनकी के चेहरे पर कट लगा रहा है। फूडो को नहीं मालूम कि वो बच्चे उसे मारने के लिए क्यों आए हैं, जिस पर तेनकी कहता है कि उसने उसके पिता का हाथ काटा है, तब से वो बदला लेना चाहता है। फूडो बच्चे को मारना नहीं चाहता, लेकिन डर बदले से ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए वो उसके चेहरे पर और भी कट लगाने लगता है ताकि ये डर उसके साथ उम्र भर रहे। कोजीरो को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो जोर से अपनी स्वॉर्ड घुमाता है। ये देख फूडो खुद सरप्राइज्ड है कि वो इतनी लंबी स्वॉर्ड हैंडल कर सकता है और तभी वो देखते हैं कि उनका सीधा हाथ कट चुका है। फूडो को हाथ कटने के साथ साथ हाथ खोने का भी दर्द होता है। वहीं कानेमाकी फूडो के घर की ओर भागते हुए आ रहे हैं। उन्हें डर है कि कोजीरो की जान खतरे में है। फूडो चीखते हुए अपने हाथ को देखते हैं। वहीं कोजीरो का ध्यान उसकी स्वॉर्ड पर है। उसने आज पहली बार इससे किसी का खून बहाया है। ये स्वॉर्ड उसके लिए भारी भी है कि तभी फूडो के खून के छींटे कोजीरो के चेहरे पर पड़ते हैं। फूडो तुरंत ही अपने कपड़ा फाड़ अपने हाथ पर बांध
बांध देता है खून को रोकने के लिए। अब उसे उल्टे हाथ से ही ये लड़ाई लड़नी होगी। जो उसके पास 2 थे अब 1 ही बचा है। कम से कम इससे उसे डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होगा। उनके उल्टे हाथ से स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस अब नहीं है, इसलिए वो कुजिरो के सामने ही स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगते हैं। जो कुजिरो वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा है और थोड़ी ही देर में कुछ एडजस्टमेंट के बाद उनकी हर बात सटीक बैठने लगता है। अब फूडो दोबारा तैयार है। उन्हें खुद के किए स्वॉर्ड प्रैक्टिस का लेसन दोबारा याद आता है। आखिर वे ऑफ स्वॉर्ड बहुत ही शानदार है। फूडो को भी समझ आ गया है कि आज कुजिरो ने पहली बार किसी को काटा है। वही तेनकी पड़ा हुआ है। अब ये लड़ाई फूडो वर्सेस कुजिरो की हो गई है। कुजिरो के लिए स्वॉर्ड संभालना मुश्किल हो रहा है, जो फूडो भी समझ गया है। उसकी स्वॉर्ड बहुत ही शानदार है जो अब फूडो को चाहिए। वो कुजिरो से उसकी स्वॉर्ड मांगते हैं, लेकिन कुजिरो को सुनाई नहीं देता। वो तुरंत ही कुजिरो के स्वॉर्ड के हत्थे पर अपनी स्वॉर्ड मारते हैं, जिससे कुजिरो की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तेनकी कुछ नहीं कर सकता। फूडो मौका दे कुजिरो के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छुड़वा लेते हैं और गिरने से पहले ही अपने मुंह से पकड़ लेते हैं। ये देख कुजिरो भी दंग रह जाता है। फूडो उस लंबी सी तलवार को अच्छे से देखते हैं। वो उन्हें पसंद आया। वो इसे ड्राइंग पोल कहेंगे। जलती आग की रोशनी और उस तलवार के साथ फूडो अब और भी खतरनाक दिख रहा है। कुजिरो को लगा कि जैसे अब उसकी मौत निश्चित है। उसकी ही सबसे प्यारी चीज से उसकी मौत होने वाली है। तभी फूडो को आहट सुनाई देती है और वो घूमते ही देखता है कि कानेमाकी अपनी स्वॉर्ड लिए उसकी तरफ आ गया है। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आक्रोश है। जो दूर से गांव वालों भी छुपकर झाड़ियों से देख रहे हैं। लेकिन गोसुके और क्यूसाको को देखना अलग है। गोसुके देखता है कि उसका भाई तेनकी वहां जख्मी पड़ा हुआ है और ये देख वो चीख पड़ता है। वो भी सीधे फूडो पर हमला करता ही है कि फूडो तुरंत पलट उसके पैर काट देता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कानेमाकी कुजिरो की तरफ बढ़ उसे पीछे धकेल देते हैं। तभी फूडो उनकी तरफ स्वॉर्ड से हमला करता है। कानेमाकी कोई और चारा ना देख उसका हमला सीधे अपने कंधे पर लेते हुए फूडो की नाक पे अपना माथा दे मारता है। फूडो इस अचानक हुए हमले से लड़खड़ाता ही है कि कानेमाकी का हमला उसकी गर्दन पे होता है। ये सब दूर से कुजिरो और बाकी गांव वाले ही देख ही रहे होते हैं। फूडो घायल है और अपना आखिरी दम लगाकर एक और हमला करता है, लेकिन कानेमाकी तैयार थे। वो बचते हुए सीधे फूडो की गर्दन पर हमला करते हैं और कुजिरो देखता है कि कितनी सफाई से कानेमाकी ने फूडो की गर्दन काट दी। ये हमला उनकी सारी उम्र की प्रैक्टिस का जबरदस्त नमूना था। बिना झिझके पूरी सटीकता से एक बार और काम खत्म। और गांव वालों के सामने कानेमाकी खुद को साबित कर देते हैं। गांव वालों को तो जैसे विश्वास ही नहीं होता। वो करीब आकर देखते हैं कि उनका भक्षक खत्म हो गया है। जो कुजिरो ने भी अभी देखा वो कभी इसे भूल नहीं सकता। दुश्मन का अंत बस एक ही बात है। उसी समुराय तरीके से कानेमाकी अपनी तलवार को मयान में लेते हैं कि तभी कुजिरो भागते हुए सीधे फूडो की बॉडी की तरफ जाकर अपनी स्वॉर्ड उठाकर फूडो के ऊपर खड़ा हो जाता है और उस पर वार करने लगता है। ये देख कानेमाकी को तो होश ही उड़ जाते हैं। वो ये वहशीपन से ही अब तक अपने बच्चे को बचा रहे थे और वो सीधा एक तमाचा उसे रसीद देते हैं। कुजिरो को होश आता है कि वो क्या कर रहा था। तभी गांव वाले भी उनकी तरफ बढ़ फूडो के मुर्दे शरीर पर अपना गुस्सा उतारने लगते हैं। ये वो गुस्सा था जो पिछले 10 सालों से उनके अंदर पनप रहा था। यहाँ पर कानेमाकी देखते हैं कि गांव वाले भी मॉन्स्टर ही बन रहे हैं और वो अपने कंधे के घाव लिए घुटनों पर बैठ जाते हैं। उन्हें दर्द में तड़पता देख क्यूसाको तुरंत ही वहाँ अल्कोहल मंगवाता है उनके घाव धोने के लिए। स्वॉर्ड की वार से उनकी हड्डी तक मांस को छील दिया है। इस दर्द में भी कानेमाकी देखते हैं कि लंबी स्वॉर्ड के एक हाथ से किया हमले ने ऐसा किया। आखिर कितने लोग ऐसा कर पाते। फूडो युगेत्सु सुसाई, जरूर वो किसी और नाम से जाना जाता होगा, कोई बहुत ही फेमस नाम से। क्या कुजिरो ने ही उसका हाथ काटा होगा? क्या ये उसने ही किया? इन्हीं ख्यालों के साथ वो बेहोश हो जाते हैं। फूडो की लाश को गांव वाले बड़े धूमधाम से जलाते हैं। उस राक्षस का अंत किसी फेस्टिवल से कम नहीं है जिसका जश्न सारा गांव धूमधाम से मनाता है। वो जो बचे अब उन्हें कोई और दिक्कत फूडो से नहीं होगी। वहीं कानेमाकी का इलाज भी किया जाता है। उसके घाव को धोकर टाके लगाए जाते हैं। अब मॉन्स्टर मर चुका है तो गांव वाले अब आराम से जी सकते हैं। एल्डर भी खुश है कि उनका प्लान सफल रहा। कानेमाकी दर्द को सहते हुए आराम कर रहे हैं। जहाँ कुजिरो उनके ही साथ है। उनका घाव जल रहा है। वो अब अपने हाथों को पहले जैसे उपयोग नहीं कर सकते। वहीं गोसुके और टेनकी दोनों ही ठीक हैं। एल्डर को लगता है कि कानेमाकी को नया घर मिलना चाहिए और वो इसका रिक्वेस्ट भी उनसे करते हैं, जो एक इनाम या उनके काम के धन्यवाद के तौर पर है। कानेमाकी को ये थोड़ा अजीब लगता है। शायद अब उसकी बारी है कि वो गांव का रक्षक बनेगा, लेकिन इस बार वो इसे नकार देते हैं। उनके लिए उनकी झोपड़ी ही अच्छी है। वो सीधे अपने घर को निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें ओरिन क्यूसाके और उनकी पत्नी मिलती है। ओरिन आज सेफ है। ये सब कुजिरो और कानेमाकी की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। कुछ दिन में वो दोनों ही अपने घर पर सो रहे हैं, जहाँ कुजिरो के मन में अभी भी फूडो और उसके हाथ काटने के दृश्य बार बार आ रहे हैं। वहीं कानेमाकी की आंखों के सामने फूडो का वो आखिरी बार जिसने उसके कंधे को काटा था। वो कांप रहे हैं। आखिर कुजिरो वहाँ कर क्या रहा था? थोड़ी देर में वो देखते हैं कि कुजिरो उनके पास खड़ा है। वो भी कांप रहा है और वो अपने पिता के ही साथ सोने आ जाता है। ये आज कानेमाकी के साथ पहली बार हुआ है। कुजिरो वहाँ सुरक्षित है और दोनों का एक छोटा सा परिवार साथ सो
सो जाता है, लेकिन इस रात के साथ कानेमाकी को चिजोरो यूस्कुल का नया सवेरा होने वाला है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों हमने चैप्टर 138 से 142 कवर किया है। अगले वीडियो में वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।